घुमक्कड़ों, अब बना लो इंटरनेशनल रोड ट्रिप का प्लान। पूरी जानकारी मिलेगी यहाँ। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारा चैनल वन बजट ट्रैवलर्स सब्सक्राइब करते हुए आगे जाना, और अगर आगे वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ जरूर करना। कहते हैं ना, घुमक्कड़ी एक नशा है, एक बार ये नशा लग गया तो यकीन मानिए आप बिना घूमे नहीं रह पाएंगे। मैं भी नहीं रह पाता। घूमने के बारे में सोचना बहुत आसान होता है। आप घर में बैठकर जितना मर्जी अलग अलग जगहों के बारे में पढ़ते रहिए, सोचते रहिए, प्लान बनाते रहिए, लेकिन जब तक आप अपने घर से बाहर निकलकर घूमना नहीं शुरू करेंगे, आपको घुमक्कड़ी का असली मतलब नहीं समझ आएगा। एक्चुअली ट्रैवलिंग घुमक्कड़ी एक एहसास होता है, एक फीलिंग होती है। लोग इसको एक्सपीरियंस का चारा भी कहना पसंद करते हैं। चाहे जो भी हो, एक घुमक्कड़, एक ट्रैवलर, एक टूरिस्ट अलग अलग एक्सपीरियंस के लिए ही जीता है। इन अनुभवों के लिए, इन एक्सपीरियंस के लिए आप फ्लाइट, ट्रेन या बस के जरिए नई नई जगह पहुंच सकते हैं, नो डाउट। इसके अलावा एक और ऑप्शन है जो शायद आपके दिमाग में भी नहीं आता रहेगा, एनी टाइम एवरी टाइम। आप रोड ट्रिप का प्लान भी बना सकते हैं। अगर आप पहले ही भारत में तमाम रोड ट्रिप कर चुके हैं या नहीं भी किए, तो अब विदेश जाने का प्लान बनाइए, मतलब फॉरेन कंट्री। तो आपकी कुछ मदद कर देते हैं हम ऐसा, क्योंकि आप सोच रहे होंगे ना कि ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। आपने कभी सोचा है कि बिना प्लेन में बैठे विदेश में ट्रैवल भी की जा सकती है? शायद आपने नहीं सोचा होगा, हर किसी ने तो नहीं सोचा होगा डेफिनेटली। ये सुनकर तो आप भी सोच रहे होंगे कि मैं कैसी बात कर रहा हूँ, तो बिना हवाई जहाज के भी कैसे विदेश पहुंचा जा सकता है? बड़ी सोचने वाली बात तो है, क्योंकि जब हम किसी कंट्री में जाने की सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है प्लेन में बैठ के जाना होगा, वीजा लगेगा, ये सारे प्रोसेस होंगे, मतलब बहुत सारे बातें दिमाग में आती हैं। तो हम आपको बता दें ये एकदम मुमकिन है, मतलब कि रोड से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना बिल्कुल मुमकिन है। कुछ देश ऐसे हैं एक्चुअली जो भारत से काफी नजदीक हैं। देशों तक आप 60 से 80, 60 to 80 आवर्स घंटों में, यानी कि 4 से 5 दिनों में आसानी से पहुंच सकते हैं। बिटवीन 4 to 5 days इट विल टेक टू रीच। चलिए आपका ज़्यादा समय जाया ये बिना हम आपको उन देशों के बारे में बताते हैं जहां आप दिल्ली, हमारा इंडिया का सेंटर पॉइंट होगा दिल्ली, उससे सेंटर में रख के हम सब जगह के बारे में आपको बताएंगे। तो जहाँ आप दिल्ली से गाड़ी में बैठकर आराम से विदेश फॉरेन ट्रिप कर सकते हैं। गाड़ी मतलब बाइक, कार, जो भी आप समझो। तो जैसे कि पता है कि इंडिया का नेबर कौन है, तो सबसे पहले तो दिमाग में आता है कि पाकिस्तान, अच्छे वजह से या बुरी वजह से, कोई भी रीजन से आता हो। लेकिन जिससे एक ऐसी कंट्री से हम स्टार्ट करेंगे जिससे हमारा एक रिलेशन, फ्रेंडशिप का, दोस्ती का, बहुत सारा अलग अलग तरीके का रिलेशन है। तो उस कंट्री का नाम है नेपाल। जी हाँ, नेपाल। अगर आप रोड ट्रिप पर जाना चाहते हैं, फिर नेपाल जाना आपके लिए सबसे आसान और आरामदायक ऑप्शन होगा। नेपाल जाने के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा दूरी का सफ़र तय करना होता है, और ना ही आपको इमिग्रेशन में कोई परेशानी आती है। इसके अलावा भारत से नेपाल जाने का रास्ता भी बेहद खूबसूरत है। मतलब जो जाते हुए आपको व्यू देखने को मिलते, वो कहते हैं ना कि मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत सफ़र होता है। तो ये चाइल्ड लाइन इसी के लिए ही बना होगा। अगर आप नई दिल्ली से नेपाल जाना चाहते हैं, आपको दो भारत के ऐसे राज्यों से होकर गुजरना होगा। आपको नई दिल्ली से चलकर ड्राइव करके उत्तर प्रदेश यूपी में आना होगा। यूपी से फिर आप गोरखपुर होते हुए
आप आगे जा सकते हो सुनौली बॉर्डर करके, वहां से नेपाल में एंट्री ले सकते हो। नेपाल दुनिया के एक बहुत ही खूबसूरत देश है। और एक दूसरा ऑप्शन है कि बिहार से भी आप होके जा सकते हो, बिहार के जिले से होके आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हो। तो जैसे बोला, जैसे मैंने आपको बताया कि नेपाल दुनिया का एक बहुत खूबसूरत देश है, जिसको दुनिया की छत के रूप में भी जाना जाता है। नेपाल एक प्यारा हिमालयी देश है, जो यहाँ आने वाले टूरिस्ट को बेहद अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। नेपाल आने वाले लोग यहाँ की यात्रा कई रीजन से करते हैं। जैसे कुछ लोग यहाँ के बड़े बड़े पर्वतों, माउंटेन से अट्रैक्ट होकर आते हैं, तो कई लोग हिमालय में चढ़ाई या ट्रैकिंग करने के लिए नेपाल आते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो नेपाल की कल्चर, संस्कृति और यहाँ के स्पेशल टूरिस्ट प्लेसेस देखने के लिए आते हैं। खूबसूरत पहाड़ की चोटियों के साथ साथ नेपाल बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के फॉलोअर्स के लिए एक मेन धार्मिक केंद्र भी है। नेपाल की सबसे खास बात यह है कि इस देश में क्राइम की जो दर है काफी कम है, जिसकी वजह से यह एक बहुत ही सुरक्षित पर्यटन देश बन जाता है। अब हम इस ब्लॉग में स्टार्ट करते हैं कि नेपाल में घूमने वाली जगह कौन कौन सी मेन प्लेसेस है, कौन कौन सी मुख्य जगह है नेपाल में घूमने के लिए। तो पहले नंबर पर हम बात करेंगे काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी भी है। काठमांडू नेपाल की सांस्कृतिक कल्चरल राजधानी है और यहाँ का बेहद आकर्षक शहर है। यह शहर नेपाल का एक ऐसा स्थान है जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को, टूरिस्ट को बेहद रोमांचित करता है। काठमांडू एक ऐसा शहर है जिसमें 1.5 मिलियन से अधिक लोगों का घर है। यह शहर 1400 मीटर की हाइट पर स्थित है, ऊंचाई पर स्थित है, जो पूरे साल यहाँ आने वाले यात्रियों को आनंदमय, इंजॉयफुल एनवायरनमेंट देता है। काठमांडू अपने मठों, मंदिरों और आध्यात्मिकता के साथ एक शांति वाली जगह है। शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ यात्रियों को अन्य पर्यटन स्थलों से अलग अनुभव कराता है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे नेपाल के पोखरा की। पोखरा नेपाल के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। हिमालय पर्वत की तलहटी में फैला पोखरा नेपाल का एक महानगरीय मेट्रो सिटी है, जिसको नेपाल की पर्यटन राजधानी भी कहते हैं। खास पर्यटन स्थल की सैर करने हर साल सभी प्रकार के लोग भारी संख्या में आते हैं। बता दें कि पोखरा काठमांडू के बाद नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो 900 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित है। हिमालय का यह प्रवेश द्वार यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपने खूबसूरत नज़ारों और रोमांचक झीलों से रूबरू कराता है। पोखरा शहर गंडकी नदी और उसकी कई सहायक नदियों द्वारा बंटा हुआ है, जो यहाँ के अनूठे भूगोल में योगदान देता है। अन्नपूर्ण रेंज जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जिसमें 4 ऊंची चोटियां हैं। इसके ऊपर पोखरा बसा हुआ है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे नगरकोट की। अगर आप नेपाल जाने के बाद हिमालय के पर्वतों को, उनकी खूबसूरती को देखना चाहते हैं तो नगरकोट आपके लिए सबसे अच्छी जगह है। नागरकोट नेपाल की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगहों में से एक है। मीनार की चोटियों की गोद, बड़ा हुआ या छोटा और आकर्षक गांव नेपाल के भक्तपुर जिले में स्थित है। नगरकोट से आपको हिमालय के 13 में से 8 हिमालय पर्वतमाला को देख सकते हैं। इस जगह से आपको अन्नपूर्णा, मलास्लू, नुम्बुर, गणेशमल, जुगल, एवरेस्ट
लैंगटोंग और रोलावलिंग पर्वतमाला क्लियर रूप से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। नगरकोट काठमांडू से मात्र 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को हिमालय पर्वत के खूबसूरत दृश्यों को दिखाकर आश्चर्यचकित कर देता है। 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नगरकोट प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है। इस जगह की सबसे खास बात यह है कि यह राजधानी के बहुत करीब है, जिससे पर्यटकों को यहाँ आने के लिए ज्यादा पैसे और समय खर्च नहीं करना पड़ता है। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे जनकपुर की। जनकपुर नेपाल का एक ऐसा खास शहर है और यहाँ देखी जाने वाली खास जगहों में से एक है। बता दें कि जनकपुर शहर भारत की सीमा से बॉर्डर से करीब स्थित है, जो सीता जी का जन्म स्थान और भगवान राम से उनके विवाह का स्थान माना जाता है। नेपाल आने वाले पर्यटकों के लिए जनकपुर एक बेहद खास जगह है, क्योंकि इस शहर में कई तालाब हैं जो यात्रियों को आकर्षित अट्रैक्ट करते हैं। जनकपुर नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है, जो पर्यटकों के साथ तीर्थ यात्रियों के लिए पसंदीदा जगह है। यह शहर अपने सुखद मौसम, भव्य उत्सव और मंदिरों की आकर्षक वास्तुकला से सभी को उत्साहित करता है। पांचवें नंबर पर हम बात करेंगे लुम्बिनी। हिमालय पर्वत की गोद में बसी खूबसूरत जगह लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थल है। लुम्बिनी यह जगह भारत की सीमा बॉर्डर के करीब नेपाल के रूपंदेही जिले में स्थित है, जो बहुत शांत और बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। लुम्बिनी एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसके स्तूप और मठ इसे बेहद खास बनाते हैं। इस जगह को सम्राट अशोक के स्मारक स्तंभ के लिए भी जाना जाता है। नेपाल की यात्रा करने वाले लोग लुम्बिनी शास्त्रों का अध्ययन, धर्म के बारे में जानने और अपने दिल दिमाग को ताजा करने के लिए भी आते हैं। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध की माँ माया देवी के नाम पर मंदिर भी है, जिसको माया देवी मंदिर कहा जाता है। मंदिर में माया देवी की मूर्ति भी है। दोस्तों, छठे नंबर पर हम बात करेंगे पशुपतिनाथ मंदिर की। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल के सबसे पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक है, जो काठमांडू शहर से 3 किलोमीटर दूर पूर्व में सुंदर और पवित्र बागमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जहाँ पर हर रोज हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर आश्रमों के साथ एक बड़े हिस्से में फैला हुआ है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों को एक अलग शांति का अनुभव एक्सपीरियंस करवाता है। साल 1979 या 1979 में पशुपतिनाथ मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थापित ज्योतिर्लिंग बॉडी का सिर है, जो भारत के ज्योतिर्लिंगों से बना हुआ है। नेपाल में साल 2015 में एक भयंकर भूकंप आया था। इसकी वजह से इस मंदिर की कुछ बाहरी इमारतें ध्वस्त हो गई थी, लेकिन इस मंदिर का गर्भगृह अभी भी सुरक्षित है। 7वें नंबर पे बात करेंगे हम नेपाल के चितवन नेशनल पार्क की। अगर आप वन्य जीव प्रेमी हैं तो आपको अपनी नेपाल यात्रा में चितवन राष्ट्रीय उद्यान को भी शामिल करना चाहिए। बता दें कि यह नेशनल पार्क एशिया में सबसे वन्य जीव देखे जाने वाले स्थानों में से एक है। इस पार्क में आप बंगाल बाघ, एक सिंग वाले गैंडे और ऐसे कई लुप्त होने वाले प्रजातियों को देख सकते हैं। कई विदेशी जानवरों के साथ हाथी, तेंदुए, गैंडे, सुस्त भालू और भारतीय बाइसन को देखना यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है।
यहाँ आने वाले पर्यटक जीप सवारी के साथ जंगल ट्रेक, हाथी की सवारी और डोंगी की सवारी का भी मजा ले सकते हैं। 8वें नंबर पर हम बात करेंगे नेपाल के ही भक्तपुर की, जो कि टूरिस्ट प्लेस है। काठमांडू घाटी में स्थित भक्तपुर नेपाल में घूमने की सबसे खास जगहों में से एक है। यह स्थान अधिकांश मंदिर और तीर्थ स्थलों का घर है, जो यहाँ के मुख्य आकर्षण है। भक्तपुर को भक्तों का शहर भी कहा जाता है, जो 2015 के भूकंपों के दौरान हुए नुकसान का एक हिस्सा है। यह शहर काठमांडू की तुलना में कम भीड़ वाली जगह है। यहाँ की घुमावदार सड़कों पर आप पैदल चलने का मजा भी ले सकते हैं। शहर में 15वीं शताब्दी की संरचना, दरबार स्क्वायर या 55 विंडो पहले यहाँ का आकर्षण है। 9वें नंबर पर हम बात करेंगे चांगू नारायण मंदिर, और 10वें नंबर पर आएगा आपका स्वयंभूनाथ बंदर मंदिर। अगर हम बात करें कि नेपाल घूमने का सबसे अच्छा समय क्या है, तो बताना चाहेंगे आपकी अगर आप नेपाल की यात्रा करने जा रहे हैं और यह जानना चाहते हैं कि नेपाल जाने के लिए सबसे अच्छा समय क्या है, आपको बता दें कि यहाँ की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय सर्दियों का मौसम होता है। भले ही इस मौसम में नेपाल में कम तापमान और बर्फबारी होती है, लेकिन इसके बाद भी यह नेपाल की यात्रा करने के लिए सही है। बता दें कि नेपाल में दिसंबर से मार्च तक सर्दियों का मौसम रहता है और जुलाई से नवंबर तक यहाँ बारिश होती है। बरसात के मौसम में आप नेपाल की अधिकांश जगहों की सुंदरता का आनंद नहीं ले पाएंगे। नेपाल में अप्रैल से लेकर जून तक गर्मियों का मौसम होता है, जो यात्रा करने के लिए सही समय नहीं है। बात करें कि नेपाल में ठहरने रुकने के लिए कौन सी अच्छी जगह होगी, तो अगर आप नेपाल में रुकने की जगह देख रहे हैं तो बता दें कि नेपाल के कई शहरों और कस्बों में ठहरने के लिए होटल आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि 3 स्टार से कम रेटिंग वाले होटल आपको रुकने के लिए सही न लगे। नेपाल का सबसे खास अनुभव आपको बौद्ध मठों में ठहर कर ही मिलेगा। बात करते हैं नेपाल के खाने की, क्योंकि ट्रैवल करने के लिए एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए खाना तो अच्छा होना ही चाहिए, इसीलिए बात करते हैं अब खाने की। अगर आप नेपाल में मिलने वाले भोजन के बारे में जानना चाहते हैं तो बता दें कि यहाँ का राष्ट्रीय भोजन दाल भात तरकारी है, मतलब दाल चावल और भाजी है। यह मसाले वाली दाल होती है, इसे उबले हुए चावल में डालकर भाजी तरकारी के साथ परोसा खिलाया जाता है। इसके नेपाल में मोमोज, तिब्बती ब्रेड और हनी काफी फेमस है। बात करते हैं कि भारत से नेपाल की दूरी कितनी है, तो नई दिल्ली से काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है, की दूरी 1125 किलोमीटर है, 1125 किलोमीटर, और यह दूरी 1125 किलोमीटर की दूरी तय करने में, कंप्लीट करने में लगभग 21 घंटे का समय लग जाता है। बात करेंगे कि एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर होते, डॉक्यूमेंट्स लगते, तो उसके बारे में बताना चाहेंगे कि आपको यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि आप बाइक या कार से जा रहे, क्योंकि हम रोड ट्रिप की बात कर रहे, तो वो तो कंपलसरी है। इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट होगा तो बेटर है, नहीं तो वोटर कार्ड और आधार कार्ड होना कंपलसरी है। अब हम बात करेंगे इसके आगे अपने देश भारत से सटे हुए एक बहुत ही खूबसूरत प्यारे दूसरे देश के बारे में। उसका नाम हम आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे। अब हम जिस देश के बारे में बात करने जा रहे हैं उसके बारे में बताना चाहेंगे कि इस देश में जाने के लिए आपको भारत के कई राज्यों से होकर गुजरना होता है। इसमें नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम शामिल है। इस देश में जाने के लिए भारत से जाने के लिए जो रास्ता है वो बेहद ही खूबसूरत है। कई जगह पर तो आपको गांवों से होकर भी गुजरना पड़ेगा इस देश में जाने के लिए।
अगर आपको शांति पसंद है तो ये देश आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है। इसके अलावा यदि आप पक्के घुमक्कड़ हैं जस्ट लाइक मी, उस मामले में भी ये देश जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जिसका नाम मैं बताने वाला हूँ, जाना आपके लिए बढ़िया फैसला होगा। इस देश में खुशहाली के अलावा आपको रिच कल्चर देखने के लिए भी मिलेगा जो आपकी ट्रिप को पूरा कर देगा। तो ज्यादा वेट न कराते हुए बताना चाहेंगे कि इस देश का नाम है, जो कि दूसरे नंबर पे हम बात कर रहे हैं, जिस देश का नाम है भूटान। जी, भूटान विश्व की सबसे खुशहाल देशों में गिना जाता है। आपकी अगली रोड ट्रिप के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया विकल्प ऑप्शन हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि भारत से भूटान जाने के लिए कई राज्यों से होकर गुजरना होता है। भूटान की राजधानी थिम्पू है, जो बेहद ही सुंदर शहर है। भूटान की प्राकृतिक सुंदरता प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। भूटान में ऐसे बहुत से टूरिस्ट प्लेसेज हैं जो कि अपने आप में काफी अद्भुत और सुंदर हैं। वर्तमान समय में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि भूटान की यात्रा करना पसंद करते हैं, खासतौर पर इसकी प्राकृतिक सुंदरता के कारण। भूटान में यात्रियों का आकर्षक अट्रैक्शन बना हुआ है। अगर आप भी अपने परिवार या फिर अपने दोस्तों के साथ भूटान की यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आप सभी को अपने इस वीडियो के थ्रू भूटान में घूमने की जगह के बारे में बताएंगे और इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में भी बताएंगे जो कि आपकी यात्रा ट्रैवल के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। तो चलिए बिना समय गवाए आगे हम इस जानकारी आपको देते हैं। बात करते हैं भूटान के लोकप्रिय फेमस टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। भूटान बहुत से आकर्षक और सुंदर पर्यटन स्थलों से भरा हुआ है। यहाँ की यात्रा करना बहुत ही सुखद एक्सपीरियंस अनुभव होता है। तो चलिए भूटान के कुछ मशहूर पर्यटन स्थलों के बारे में विस्तार डिटेल में बात करते हैं इस वीडियो में। तो पहले नंबर पर हम बात करेंगे थिम्पू, जो कि भूटान की राजधानी भी है। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वतमालाओं पर बसा यह शहर भूटान के सबसे बड़े शहरों में से एक है। यह शहर रेदक नदी के तट पर स्थित है। यह सिटी प्राकृतिक दृश्य और ऊंची ऊंची पर्वत चोटियों के साथ देश की परंपराओं और संस्कृतियों को भी प्रदर्शित करता है। थिम्पू दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर ट्रैफिक लाइट नहीं है। बात फिर से सुनिएगा, थिम्पू दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर ट्रैफिक लाइट नहीं है। थिम्पू भूटान के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ पर देखने लायक बहुत से लोकप्रिय दर्शनीय स्थल हैं, जैसे कि बुद्धा डोर डेनमा मेमोरियल चोटेन, पेजिन चोलिंग पैलेस, क्लॉक टावर स्क्वायर, मोतीथांग टॉकिन प्रिजर्व एक्सेट्रा। यह सभी जगह थिम्पू में पर्यटकों के लिए, टूरिस्ट के लिए काफी अच्छा अट्रैक्शन है। अब दूसरे नंबर बात करेंगे हम भूटान की टूरिस्ट प्लेसेस की, जो कि पारो है। पारो एक जगह का नाम है जो भूटान की सबसे मशहूर जगहों में से एक है। पारो भूटान का सबसे महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट और खूबसूरत जगह है। यह जगह पूरी तरह से हरे भरे जंगल और हरियाली से घिरा हुआ है। पारो प्राचीन काल से भूटान के बौद्ध धर्म का केंद्र रहा है। पारो भूटान में घूमने लायक सबसे अद्भुत जगहों में से एक है, क्योंकि यह जगह हमेशा से प्राचीनता और ऐतिहासिक इमारतों से भरा हुआ है। इसलिए इस शहर को ऐतिहासिक शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर घूमने लायक बहुत से पवित्र और दर्शनीय स्थल देखने को मिलते हैं, जो कि अपनी समृद्ध संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और आधुनिक जीवन शैली और रंगीन परंपराओं को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। भूटान के टूरिस्ट प्लेस में तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे इस वीडियो में
टोंगसा भूटान के सबसे मशहूर और लोकप्रिय पर्यटन स्थल में से एक है। टोंगसा ऊंची पहाड़ की चोटी पर बसा एक शहर है जो कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अद्भुत दृश्यों के कारण विख्यात है। यह शहर भी भूटान के अद्भुत शहरों में से एक है। इस शहर के अद्भुत और प्रमुख आकर्षणों टोंगसा जोंग है जो एक उड़ते हुए ड्रैगन जैसा दिखाई देता है। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे भूटान के फुबजीका के बारे में। फुबजीका भूटान के देखने लायक जगहों में शामिल है। फुबजीका कटोरी के आकार की एक घाटी है जो कि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके बाद हम बात करेंगे भूटान के टूरिस्ट प्लेस पुंड सेलिंग के बारे में। पुंड सेलिंग भूटान के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल में से एक है। पुंड सेलिंग हिमालय पर्वतमाला की तलहटी में बसा हुआ एक बेहद ही खूबसूरत शहर है। यह शहर खास तौर पर भूटान की संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे भूटान के टूरिस्ट प्लेस ट्रोसीगंग की। ट्रोसीगंग भूटान के सबसे प्रमुख और मशहूर दर्शनीय स्थलों में से एक है जो कि भूटान के पूर्वी हिस्से में स्थित है। ट्रोसीगंग भूटान के सबसे बड़े जिलों में से भी एक है। इसी कारण इसे पूर्व का गहना के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे बात करेंगे हम जिग्मे दोरजी राष्ट्रीय उद्यान की। जिग्मे दोरजी राष्ट्रीय उद्यान भूटान के देखने लायक जगहों में से एक है। यह जगह परिवार, फैमिली या फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए भी बेहद सुंदर जगहों में से एक है। आगे हम बात करेंगे भूटान के टूरिस्ट प्लेस दोजुला दर्रा की। दोजुला दर्रा भूटान के सबसे आकर्षक स्थान का स्वरूप है। दोजुला दर्रा एक बेहद खूबसूरत पहाड़ी दर्रा है जो कि भूटान में थिम्पू और पुनाखा के बीच में स्थित है। दोजुला दर्रा हिमालय की सबसे शानदार दृश्यों को प्रस्तुत करता है। इसके बाद हम बात करेंगे भूटान के ही और एक टूरिस्ट प्लेस वांगडू फोडंग की। वांगडू फोडंग भूटान की लोकप्रिय जगहों में शामिल है और यह भी भूटान के सबसे बड़े जिलों में से एक है। बात करेंगे कि भूटान में खाने के लिए क्या फेमस है। भूटान में मौजूद अद्भुत और आकर्षक पर्यटन स्थलों के साथ साथ यहाँ के खाने भी काफी फेमस हैं। यहाँ पर काफी अलग अलग तरह के खाने देखने को मिलते हैं, खाने को भी मिलते हैं। इनमें से कुछ नीचे मैं आपको इस वीडियो में आगे बता रहा हूँ। सुजा चाय, यच शकम, मदत्सी, उपमा, सामुदात्सी, केवादत्सी, पाक्षपा, जाशमारू, होंटे, उता, लोम एक्सेट्रा। जो भी मैंने नाम लिया ये सब खानों के नाम हैं भूटान के। भूटान में रुकने की जगह के बारे में बात करें तो भूटान एक बेहद ही सुंदर देश है। जैसे कि मैंने बताया आपको, अगर आप भूटान में घूमने के लिए गए हैं तो आपको बता दें कि यहाँ घूमने के लिए आपको कुछ दिन का समय लगेगा और उस दौरान आपको यहाँ रुकने की व्यवस्था के बारे में भी जानकारी रखना चाहिए। वैसे तो भूटान बहुत सारे आकर्षक पर्यटकों स्थलों से परिपूर्ण है। इसके साथ ही भूटान में यात्रियों टूरिस्ट के रुकने के लिए होटल, लॉज या रिसोर्ट की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। आप अपने बजट और सुविधा के अनुसार भूटान के अच्छे होटल या लॉज का सिलेक्शन कर सकते हैं। बात करते हैं कि भूटान में घूमने का सही समय क्या है। भूटान पूरे साल भर अपनी सुंदरता और प्राकृतिक दृश्यों के कारण काफी अच्छा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। भूटान में 4 अलग अलग मौसम देखने को मिलते हैं जो कि अपने आप में भूटान की सुंदरता को बनाए रखने के लिए काफी हैं। फिर भी यदि आप भूटान की यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको बता दें कि भूटान जाने के लिए सबसे अच्छा समय मार्च से मई यानी कि बसंत का महीना होता है, जिस समय प्राकृतिक दृश्य और सुंदरता देखने लायक होती है। बात करते हैं कि इंडिया से भूटान की दूरी कितनी है। तो इंडिया की राजधानी दिल्ली से भूटान की राजधानी थिम्पू की दूरी 1716 किलोमीटर की है। इसे पूरा करने में लगभग 39 आवर्स 39 घंटे लग जाते हैं। अब बात करें कि यहाँ पे एंट्री करने के लिए क्या क्या जरूरत होगी। तो भूटान में अपनी गाड़ी ले जाने के लिए आपको एक ट्रैवल पास की जरूरत होगी।
इसके आपको गाड़ी के लिए भी एक पास बनवाना पड़ेगा। आप इन दोनों को पुंड सोलिंग के इमिग्रेशन ऑफिस में बनवा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास पासपोर्ट, वोटर कार्ड होना चाहिए। देश की आपने भारत और बांग्लादेश के राजनीतिक संबंधों के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन आज बात करते हैं भारत से बांग्लादेश की रोड ट्रिप की। भारत से बांग्लादेश वाया रोड जाने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। भारत के बांग्लादेश जाने के लिए आपको कई राज्यों से होकर गुजरना होगा, जिससे आप बांग्लादेश के साथ साथ भारत के भी कई रोचक हिस्सों को देख पाएंगे। ये रोड ट्रिप लंबी जरूर लग सकती है, लेकिन बांग्लादेश की खूबसूरती देखकर आप सारी थकान भूल जाएंगे। बांग्लादेश का कॉक्स बाजार विश्व की सबसे लंबी बीच है। नई दिल्ली से बांग्लादेश जाने के लिए आपको नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर जाना होता है, जिसके बाद आप ढाका पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आप बिहार के सोनाम मस्जिद सुल्का चेक पॉइंट से होकर भी बांग्लादेश जा सकते हैं। ऑफ बीट जगहों पर छुट्टियां मनाने का अलग ही एक्सपीरियंस होता है। नेचुरल ब्यूटी से घिरे बांग्लादेश का ट्रिप आप कम बजट में आसानी से प्लान कर सकते हैं। बांग्लादेश में आपको बहुत से पानी के झरने, पद्मा, मेघना और जमुना नदी की खूबसूरत दृश्य देखने को मिलेंगे। इन सब के अलावा भी बांग्लादेश में और बहुत सी अच्छी जगहें देखने लायक हैं, जिनके बारे में आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। तो आइए नज़र डालते हैं ऐसी कुछ खास जगहों पर इस वीडियो के थ्रू। तो बांग्लादेश के टूरिस्ट प्लेसेस में पहले नंबर पर हम बात करेंगे बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बारे में। इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, कल्चरल, एजुकेशनल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए मशहूर ढाका बांग्लादेश की राजधानी भी है। सिर्फ देश की राजधानी के कारण ही नहीं, अपने कई अट्रैक्शंस के कारण रीजन भी ये सैलानियों के बीच फेमस है। 1815 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल वाले ढाका में लगभग 7 मिलियन आबादी पॉपुलेशन रहती है। यहाँ पुरानी और नई सभ्यताओं के कई नमूने देखने को मिलते हैं। धान, गन्ना और चाय का सबसे ज़्यादा व्यापार यहीं से होता है। टोंगी, तेजगांव, डेमरा, पागला, कांचपुर में रोजाना ज़रूरत की सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। दूसरे नंबर पे बात करेंगे बांग्लादेश के टूरिस्ट प्लेस कोरल आइलैंड की। यह बांग्लादेश का एकमात्र कोरल द्वीप है जो सेंट मार्टिन कोरल आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इस द्वीप पर आपको बहुत सी यूनिक बातें देखने को मिलेंगी, जैसे कि रंग बिरंगे पत्थर, मछलियाँ, नौकाएँ और छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स। बात करेंगे टूरिस्ट प्लेस रंगामाती की। हरियाली के बीच टेढ़े मेढ़े सड़क मार्ग से रंगामाती पहुंचा जा सकता है। खूबसूरत पहाड़ों और प्राकृतिक दृश्यों का असली आनंद यहीं आकर मिलता है। कप्ताई झील के पश्चिम में स्थित रंगमाती को झीलों के दिल के नाम से भी जाना जाता है। खूबसूरत लैंडस्केप, नेचुरल ब्यूटी, झील, हैंगिंग ब्रिज, हाथी दांत से बनी ज्वेलरी, चकमा और मरमा जनजातियों के म्यूजियम यहाँ के आकर्षण के केंद्र हैं। अब इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे बांग्लादेश के टूरिस्ट प्लेस सिक्सटी गुम्बद की। दक्षिणी बागेरहाट जिले की यह 60 गुम्बदों वाली मस्जिद यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल है। यह जगह बांग्लादेश के इतिहास को अपनी जुबान से बखूबी बयान करती है। बंगाल की इस इमारत में लगभग 60 गुम्बद बने हुए हैं, जो इसकी एक अलग पहचान बनाती हैं। उसके बाद नंबर आता है सिलहट की। हरे भरे चाय के बागानों और सुरमा घाटी की खूबसूरती इस जगह के अट्रैक्शन को काफ़ी बढ़ा देती है। चाय के अलावा यहाँ संतरे और अनानास के पेड़ बहुत ही सुंदर लगते हैं। इस घाटी में सर्दियों के दिनों में बहुत सारे सर्बियन पक्षी आते हैं। सिलहट का श्रीमंगल बांग्लादेश की चाय की राजधानी के नाम से जाना जाता है। लगभग 150 तरह के चाय के बागान यहाँ मौजूद हैं। अब अगर बात की जाए आगे की इंडिया से बांग्लादेश की दूरी कितनी है, तो नई दिल्ली से बांग्लादेश की राजधानी ढाका तक की दूरी 1846 किलोमीटर 1846 किलोमीटर की दूरी है, जो लगभग 35 घंटों में पूरी की जा सकती है। और अगर अब लास्ट में बात करते कि एंट्री परमिट के लिए,
तो इंडियन इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, कोऑर्डिनेट पासपोर्ट और वीज़ा ज़रूरी है। अब अगले नंबर पर हम बात करेंगे म्यांमार की। सोने का खजाना नाम से मशहूर ये देश म्यांमार आपकी अगली विदेशी रोड ट्रिप के लिए बढ़िया जगह है। म्यांमार की पहचान यहाँ मिलने वाले खूबसूरत बौद्ध मठ हैं जो हर घुमक्कड़ का मन खुश कर देंगे। इसके अलावा अगर आपको नेचुरल ब्यूटी पसंद है तो म्यांमार में उसका भी बढ़िया इंतजाम है। म्यांमार की एक और चीज़ है जो इसको बाकी सारे देशों से अलग बनाती है। म्यांमार में मिलने वाला आर्किटेक्चर और कल्चर बेहद शानदार होता है जिसको देखना हर घुमक्कड़ की लिस्ट में जरूर होना चाहिए। भारत से म्यांमार जाने के लिए आपको कुल 7 राज्यों से होकर गुजरना होगा जिसमें नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम, नागालैंड और मणिपुर शामिल हैं। बात करें अगर कि म्यांमार की कुछ फेमस टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में तो पहले नंबर पे आता है यांगोन। भारत में मुंबई जैसी चहल पहल से भरपूर शहर है यांगोन। इस शहर का सबसे बड़ा अट्रैक्शन श्रद्धागोन पगोड़ा है जो म्यांमार एक 99 मीटर ऊंचा सोने से ढका हुआ पगोड़ा और स्तूप है। यह कंडोजी झील से पश्चिम में सिनगुट्रा पहाड़ी पर स्थित है और पूरे यांगोन शहर से ऊंचाई पर है। ये इस देश के सर्वाधिक पवित्र बौद्ध स्मारकों में से एक है। इस भव्य स्मारक के सोने के स्तूप पर हीरे तथा कई तरह के माणिक्य जड़े हुए हैं। यह बर्मा का सबसे महत्वपूर्ण और शुभ पगोड़ा माना जाता है और इसमें पिछले 5 बुद्धों की तरह कुछ यादगार मौजूद हैं। ये मज़ार म्यांमार के यंगून में है। बहादुर शाह जफर की मौत साल 1862 में 89 ईयर्स की उम्र में हुई थी उनकी मौत, और ब्रिटिश हुकूमत ने म्यांमार के सबसे बड़े शहर यंगून में ही दफना दिया था उनको। आगे हम बात करेंगे म्यांमार के बागान शहर की। बागान में यहाँ पर घास के विशाल मैदान हैं जहाँ बौद्धों के शानदार मठ हैं। यहाँ के भव्य स्मारक म्यांमार के शासकों की धर्मनिष्ठा का प्रमाण है। यहाँ अनेक पगोड़े यानी बौद्ध स्तूप हैं। आनंद मंदिर के अलावा धाबिन्यू मंदिर भी देखने लायक है। अब आगे हम बात करेंगे इनले झील की। म्यांमार में इनले झील भी एक प्रमुख आकर्षण है। खूबसूरत पहाड़ियों के बीच यह विशाल ताजे पानी की झील चावल के खेतों से घिरी है। इस झील की एक खासियत पैरों से नौकाएं खेने वाले मछुआरे हैं। इसके लिए वे एक विशेष चप्पू का प्रयोग करते हैं जिसे अपनी एक टांग से धक्का देकर वे नावों को आगे बढ़ाते हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे म्यांमार के ताऊ कालत मठ का। पोपा पर्वत के पास ही एक और पहाड़ पर पोपा ताऊ कालट मठ है। ऊंचाई पर बने इस अद्भुत मठ से चारों ओर के मैदानों का प्राकृतिक का शानदार नज़ारा दिखाई देता है। यहाँ पहुँचने के लिए 777 सीढ़ियाँ चढ़कर जाना होता है। अब लास्ट में अगर हम बात करें कि नई दिल्ली इंडिया से म्यांमार तक कैसे पहुँचा जाए, तो नई दिल्ली से मांडले तक पहुँचने के लिए 2959 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है जो लगभग 64 घंटों में पूरी होती है। अब लास्ट में बात करते हैं एंट्री परमिट की। अगर आप अपनी गाड़ी से म्यांमार जाना चाहते हैं तो आपको एक खास ओवरलैंड परमिट लेना होगा। आपको कस्टम इंपोर्ट परमिट और एमएमटी परमिट भी लेना होगा। इसके अलावा आपके पास पासपोर्ट और वीज़ा होना अनिवार्य है। 5वें नंबर पर हम बात करेंगे इस वीडियो में श्रीलंका की। श्रीलंका हरे भरे जंगलों और बीच से भरा हुआ है। इन सब के बावजूद श्रीलंका वो जगह है जहां आपको कल्चर का भी बढ़िया खजाना मिलेगा। नई दिल्ली से श्रीलंका जाने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। अगर आप बेस्ट रूट से जाना चाहते हैं तो आपको नई दिल्ली से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना से होते हुए तमिलनाडु आना होगा। तमिलनाडु आकर आप फेरी से श्रीलंका पहुंच सकते हैं। रावण के देश श्रीलंका के हम अब कुछ टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बात करेंगे। धार्मिक प्रवृत्ति के पर्यटकों के लिए श्रीलंका में कई धार्मिक स्थल बने हुए हैं, जबकि एडवेंचर के शौकीन पर्यटकों के लिए श्रीलंका में कई अट्रैक्शंस हैं।
इतिहास प्रेमियों के लिए भी श्रीलंका में खोजने के लिए बहुत कुछ है। ट्रैकिंग जैसी गतिविधि श्रीलंका में बहुत अधिक की जाती है। श्रीलंका भारत के महाकाव्य रामायण से संबंधित है। अगर आप श्रीलंका और इसके प्रमुख टूरिस्ट प्लेसों के बारे में अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं श्रीलंका के कुछ फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में। पहले नंबर पे हम बात करेंगे श्रीलंका में देखने लायक टूरिस्ट प्लेस 9 आर्च ब्रिज की। श्रीलंका में देखने वाली जगहों में 9 आर्च ब्रिज एक शानदार आकर्षण है जो कि श्रीलंका के एक छोटे से शहर एला में स्थित है। पर्यटक ब्रिज से आसपास का खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारा देख सकते हैं जो कि पर्यटकों को बहुत अधिक लुभाता है। इस पुल की खास विशेषता यह है कि इसके निर्माण में स्टील का उपयोग नहीं किया गया है बल्कि रेत, ईंट और सीमेंट से तैयार किया गया है। दूसरे नंबर पर बात करेंगे हम श्रीलंका के फेमस टूरिस्ट स्पॉट मिंटिल की। श्रीलंका के पर्यटन स्थलों में शामिल मिंटिल एक आकर्षित पर्यटन स्थल है जो कि पर्वतमाला के रूप में जाना जाता है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे श्रीलंका के दर्शनीय स्थल उनावातुना की। श्रीलंका के आकर्षित स्थलों में उनावातुला एक प्रमुख स्थान है जो कि उनावटा का एक छोटा समुद्रीय तटीय क्षेत्र है और यह अपनी सफेद रेत के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। आगे हम बात करेंगे गल विहार की। श्रीलंका के प्रमुख पर्यटन स्थलों में गल विहार की यात्रा भी कर सकते हैं। श्रीलंका का यह दर्शनीय स्थल प्राचीन शहर पोलोनवारुआ में स्थित है। गल विहार बौद्ध धर्म से संबंधित एक प्रसिद्ध स्थल है। अब आगे हम बात करेंगे श्रीलंका के टूरिस्ट प्लेस कतारागामा त्योहार की। कतारागामा श्रीलंका के प्रमुख त्योहारों में से एक है। कतारागामा त्योहार हिंदू धर्म से संबंधित देवता के लिए मनाया जाता है और यह प्रत्येक वर्ष जुलाई से अगस्त महीने के दौरान मनाया जाता है। अब आगे हम बात करेंगे उदावलावे नेशनल पार्क की। श्रीलंका में घूमने वाली जगहों में शामिल उदावलावे नेशनल पार्क एक खूबसूरत जगह है जो कि ऐसे स्थानों में शामिल है जहां हाथी को भी देखा जा सकता है। हाथी के अलावा यहाँ पे कई अन्य जानवर सियार, भैंस, मोर, मगरमच्छ, बंदर और हिरण आदि शामिल हैं। श्रीलंका के बेहद आकर्षण प्लेस रावण वाटरफॉल के बारे में बात करते हैं। श्रीलंका के खूबसूरत स्थानों में शामिल रावण यानी रावण का श्रीलंका की जैसे ही रावण वाटरफॉल की बात करते हैं। रावण जलप्रपात गर्मियों के सीजन में स्नान करने के लिए एक शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो अगर आप गर्मी में रोड ट्रिप पे जाएंगे तो ट्राई कीजिएगा यहाँ जाने के लिए। और आगे हम बात करेंगे श्रीलंका के फेमस धार्मिक स्थल दाम्बुला गुफा मंदिर परिसर की। श्रीलंका के दर्शनीय स्थलों में शामिल दाम्बुला गुफा मंदिर बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र स्थल है। यह मंदिर पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से इस चंद्र चरण के धार्मिक महत्व की वजह से बहुत अधिक व्यस्त रहता है। अब आगे हम बात करेंगे श्रीलंका के खूबसूरत बीच मिरिशा बीच की। श्रीलंका में मस्ती करने के लिए मिरिशा बीच एक शानदार स्थान है जो कि पर्यटकों के बीच बहुत अधिक लोकप्रिय है। अब आगे हम बात करेंगे लास्ट में श्रीलंका के फेमस बीच अरुगम बीच के बारे में। अरुगम बीच यहाँ पर विस्की पॉइंट या मूंगफली फार्म इसके नज़दीक के दो प्रमुख बीच हैं। यहाँ के आकर्षण में छोटे टुक टुक की सवारी पर्यटकों के बीच बहुत अधिक फेमस है। अगर बात की जाए कि इंडिया से श्रीलंका की दूरी कितनी है तो श्रीलंका की दूरी इंडिया नई दिल्ली से कोलंबो तक की 3533 किलोमीटर की दूरी है जो लगभग 78 आवर्स में कंप्लीट की जा सकती है। और अगर बात करें एंट्री परमिट की तो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि आप रोड ट्रिप पे जा रहे हो तो ड्राइविंग लाइसेंस होना कंपलसरी है। कॉर्नेट, गाड़ी के इंश्योरेंस पेपर, पासपोर्ट और
वीज़ा की ज़रूरत होती है। अब आगे हम एक ऐसी जगह के बारे में बात करते हैं जहाँ पर हर नौजवान एक बार ज़रूर जाना चाहता है, वहाँ मसाज लेने, वहाँ के बीच पे एंजॉय करने, जो जो डेस्टिनेशन अपने बॉलीवुड मूवीज़ में भी बहुत फेमस है। जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं थाईलैंड जाने के लिए। थाईलैंड जाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है फ्लाइट से जाइए, लेकिन अगर आप एक रोमांचक रोड ट्रिप का प्लान बनाना चाहते हैं तो थाईलैंड आपकी लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। थाईलैंड जाने के लिए आपको म्यांमार से होकर गुजरना होता है। इसके लिए आपके पास म्यांमार का परमिट भी होना चाहिए। भारत से थाईलैंड जाने के लिए आप नया हाईवे ले सकते हैं। ये रास्ता बहुत अच्छा है, इसलिए आपको गाड़ी चलाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। थाईलैंड जाने के लिए आपको नई दिल्ली से चलकर इम्फाल, मोरे, केल, बागान, यंगून, मिसोट तक के रास्ते बैंकॉक आना होता है। अब आगे हम बात करेंगे कि थाईलैंड में कौन कौन से मेन टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जगह हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, जो देश के एकदम सेंटर में स्थित है और थाईलैंड की सबसे बड़ा शहर भी है। यह देश अपनी द्वीपों, प्राचीन मंदिरों, खूबसूरत नदियों, हरे भरे वनस्पतियों, ऐतिहासिक खंडरों और स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ साथ यहाँ के मसाज के लिए और नाइट लाइफ के लिए भी दुनिया भर में फेमस है। इसके अलावा थाईलैंड अपनी शानदार नाइट लाइफ के लिए भी जाना जाता है। यहाँ स्थित दुनिया के कुछ बेहतरीन लग्जरी होटल हैं जो पर्यटकों के बीच काफ़ी पसंद किया जाता है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ कला, संस्कृति और विरासत का सही मिश्रण देखा जा सकता है। एशिया महाद्वीप में स्थित इस खूबसूरत देश को मुस्कान की भूमि, लैंड ऑफ स्माइल भी कहा जाता है। यही वजह है थाईलैंड दुनिया की उन विशेष स्थानों में से एक है जहां हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। पहले नंबर पर हम बात करेंगे थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के बारे में, जहाँ पे क्या घूमने की जगह है उस बारे में। बैंकॉक थाईलैंड के वह शहर है जहां हर आयु, हर एज के लोग जरूर जाना पसंद करते हैं। यह शहर थाईलैंड की सबसे खूबसूरत और आधुनिक शहर है, जो ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतों, लग्जरी होटल, शानदार नाइट लाइफ और कई खूबसूरत समुद्री तटों के लिए दुनिया में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में शामिल हैं। बैंकॉक में कई पवित्र बौद्ध मंदिर हैं जो विशेष रूप से दर्शनीय हैं। आइलैंड की राजधानी बैंकॉक न केवल अपनी आधुनिक जीवन शैली, मॉडर्न लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है, बल्कि यह शहर अपनी नेचुरल ब्यूटी से पर्यटकों को अपने ओर अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा यह जगह अपनी स्थानीय स्वादिष्ट खाने के लिए भी मशहूर है। बैंकॉक आने वाले हर टूरिस्ट यहाँ की स्थानीय लोकल फूड का मज़ा ज़रूर लेते हैं। हम आगे बात करेंगे थाईलैंड के मशहूर टूरिस्ट प्लेस फुकेट की। थाईलैंड के दक्षिण प्रांत में स्थित फुकेट थाईलैंड का सबसे बड़ा द्वीप है। अंडमान सागर में स्थित है। फुकेट थाईलैंड में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला स्थान है। विशेष रूप से फुकेट अपने खूबसूरत समुद्र तट, सफ़ेद रेत, नीले साफ पानी और पानी के खेल के लिए, वाटर स्पोर्ट्स के लिए पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करता है। साथ ही यह जगह अपनी शानदार नाइट लाइफ और ताज़े स्वादिष्ट समुद्री भोजन के लिए भी जाना जाता है। जो लोग एकांत जगहों का तलाश करते हैं, उनके लिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ कई खूबसूरत और शांत जगह हैं जहाँ प्रकृति की मनोरम दृश्य को देखा जा सकता है। अब आगे हम बात करेंगे थाईलैंड में घूमने के लिए पटाया की। पटाया एक जगह का नाम है, आपने जरूर सुना होगा इस जगह के बारे में। पटाया थाईलैंड का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है, जो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है। यह थाईलैंड की पूर्व में स्थित एक खूबसूरत शहर है। यह स्थान अपनी सुंदर समुद्री तटों और कुछ अद्भुत पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है।
पटाया में घूमने के लिए कई शानदार जगह हैं जहां पर्यटक यहां की इतिहास, जीवन शैली, संस्कृति और परंपरा से रूबरू हो सकते हैं। पटाया अपनी शानदार नाइट क्लब, रेस्तरां और आधुनिक मॉडर्न शॉपिंग मॉल के लिए भी मशहूर स्थल माना जाता है। आगे बात करेंगे थाईलैंड के फेमस टूरिस्ट प्लेस को फोंगन की। को फोंगन एक सुंदर प्राकृतिक द्वीप है जो थाईलैंड के सबसे बड़े द्वीपों में से एक है। यह स्थान अपनी खूबसूरत समुद्री तटों, गहरे नीले के पानी के अलावा पहाड़ियों के भव्य दृश्य और शानदार प्राकृतिक नज़ारा के कारण पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। अब आगे बात करेंगे हम अयुत्या की। अयुत्या थाईलैंड का एक ऐतिहासिक शहर है जो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से लगभग सिर्फ 80 किलोमीटर की दूरी पर आइलैंड की उत्तर दिशा में स्थित है। उसके आगे हम बात करेंगे थाईलैंड के टूरिस्ट प्लेस सूरत धानी की। सूरत थानी थाईलैंड के सबसे पुराना शहर सूरत थानी थाईलैंड के सबसे पुराने शहरों में से एक है जो थाईलैंड के दक्षिणी प्रांत में स्थित है। यह शहर थाईलैंड देश का 8वां सबसे बड़ा शहर भी है। सूरत थानी का अर्थ होता है अच्छे लोगों का शहर। अब अगर बात करें कि इंडिया से थाईलैंड की दूरी कितनी है वाया रोड, तो नई दिल्ली से बैंकॉक की दूरी 4198 किलोमीटर 4198 किलोमीटर की दूरी है जो लगभग 71 आवर्स में कंप्लीट होती है। और फिर बात करें कि यहाँ पे एंट्री परमिट के लिए क्या ज़रूरी है डॉक्यूमेंट्स, तो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि फिर से बता रहा हूँ आप लोग रोड ट्रिप की हम बात करें इस वीडियो में तो वो तो कंपलसरी है। पासपोर्ट, वीज़ा और म्यांमार के परमिट। अब 7वें नंबर पर हम बात करेंगे इस रोड ट्रिप में मलेशिया की। वैसे तो हर घुमक्कड़ मलेशिया जाना चाहता है, कई लोग मलेशिया जाते भी हैं, लेकिन अगर आप भी सभी की तरह फ्लाइट से मलेशिया जाएंगे तो उनमें और आपके बीच में क्या फ़र्क रह जाएगा। इसलिए आपको नई दिल्ली से मलेशिया की रोड ट्रिप पर जाना चाहिए। मलेशिया का मोटो भी दुनिया के टूरिस्टों को वहां आने के लिए मजबूर करता है। मलेशिया जाने के लिए आपको भारत के अलावा म्यांमार और थाईलैंड से होकर गुजरना होगा, इसलिए आपके पास म्यांमार और थाईलैंड का परमिट होना भी ज़रूरी है। भारत से मलेशिया आने के लिए आपको थाईलैंड वाला रूट ही लेना होता है, जिसके बाद आप आराम से मलेशिया में दाखिल हो सकते हैं। अब अगर बात करें कि इंडिया से मलेशिया की दूरी कितनी है, तो इंडिया की राजधानी नई दिल्ली से मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर की दूरी 5760 किलोमीटर है, 5760 किलोमीटर की दूरी पर है, जो लगभग 101 घंटों में पूरी हो जाती है। अब अगर बात करें एंट्री परमिट की, तो एज यूजुअल रोड ट्रिप पे जा रहे हैं तो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होना कंपलसरी है, फिर कोऑर्डिनेट, पासपोर्ट, वीज़ा की भी ज़रूरत होती है। अब आगे हम बात करेंगे 8वें नंबर पर सिंगापुर की। जब कभी हम फॉरेन ट्रिप का सोचते भी हैं, वो चाहे बाइक ट्रिप हो, रोड ट्रिप हो या फ्लाइट से जाना हो या जैसे भी जाना हो, हमारे दिमाग में एक बार सिंगापुर जरूर ही आता है। बट इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि रोड से आप कैसे जा सकते हो वाया रोड ट्रिप, तो आगे डिस्कस करते हैं उस बारे में। सिंगापुर में आपको कल्चर का खजाना मिलेगा। सिंगापुर की गलियों से लेकर घरों और बाज़ारों तक हर जगह की वहाँ की विरासत को संजोया गया है। ऐसे में सिंगापुर घूमना आखिर किस घुमक्कड़ की बकेट लिस्ट में नहीं होगा, मेरे तो है। सिंगापुर जाने के लिए आपको म्यांमार, थाईलैंड और मलेशिया से होकर गुजरना होगा। सिंगापुर जाने के लिए आपको म्यांमार, थाईलैंड और मलेशिया से होकर गुजरना होगा, इसलिए आपके पास उन देशों के परमिट होना ज़रूरी है। नई दिल्ली से सिंगापुर का सफ़र थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन अगर आपके अंदर एक रोमांचक ट्रिप की भूख है तो ये रोड ट्रिप आपको खूब पसंद आएगी। अब लास्ट में इस रोड ट्रिप के प्लान में हम बात करेंगे टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस
सिंगापुर के। जाने दुनिया की सबसे ऊंची स्विमिंग पूल। सिंगापुर सिटी एक बहुत ही आकर्षण तथा 62 द्वीपों वाला एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत द्वीप शहर है, जिसकी खूबसूरती के चर्चे पूरी दुनिया में हैं। सिंगापुर अपनी ऊंची ऊंची इमारतों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। सिंगापुर घूमने के लिए देश के कोने कोने से टूरिस्ट आते हैं, विदेश से भी आते हैं, और यहाँ का लजीज पकवान, शॉपिंग मॉल, होटल, रिसोर्ट, डिस्को और सिंगापुर की नाइट लाइफ स्टाइल का लुत्फ उठाते हैं। अगर आप सिंगापुर घूमने की सोच रहे हैं तो और आपको वहाँ के जगहों के बारे में नहीं पता तो बिल्कुल आप टेंशन मत लो। इस वीडियो में हम आपको आगे वही जानकारी देने वाले हैं। सिंगापुर की फेमस टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं उसमें मरीना बे सैंड होटल, सिंगापुर चिड़ियाघर, यूनिवर्सल स्टूडियो, बॉटनिक गार्डन, चाइना टाउन, चांगी बीच सिंगापुर, सेंटोसा द्वीप, जूलॉजिकल गार्डन, बुकित तिमा हिल, सिंगापुर फ्लायर। ये सारी जगह यहाँ के फेमस स्पॉट्स है जहाँ पे आप अगर सिंगापुर जा रहे हो तो ज़रूर जाना चाहिए। अब लास्ट में कुछ हम बोनस भी आपको देना चाहेंगे इस वीडियो में। तो उस बोनस में हम सिंगापुर के बारे में ही कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे आपको। तो सिंगापुर का बताना चाहेंगे एक बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग बातें, जैसे कि सिंगापुर का हर छठा आदमी करोड़पति है। दूसरा, सिंगापुर में आधी आबादी चीन के लोगों से भरा हुआ है। सिंगापुर की कुल आबादी 2020 की जनगणना के अनुसार में लगभग 57 लाख है। सिर्फ सिंगापुर की जितनी आबादी है उससे कहीं ज़्यादा लोग साल में घूमने के लिए सिंगापुर जाते हैं। सिंगापुर का कोई भी राजधानी नहीं है। सिंगापुर की स्थापना 9 अगस्त सन 1965 ईस्वी में हुआ था। अब अगर लास्ट में बात करें कि इंडिया से सिंगापुर वाया रोड जाने में कितनी दूरी आएगी, तो वो दूरी है 6118 किलोमीटर, 6118 किलोमीटर, जो कंप्लीट करने में लगभग आपको वाया रोड 105 घंटे लग सकते हैं। एंट्री परमिट की बात करें तो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वीज़ा, म्यांमार, थाईलैंड और मलेशिया के परमिट। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताना चाहा कि वाया रोड आप इंडिया से कौन कौन से देश में जा सकते हैं और वहाँ के कौन से फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है और क्या आपकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो हमने इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी दी। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ लाइक करते हुए जाइएगा। और फिर से रिक्वेस्ट है, बताना चाहेंगे और एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो ट्रैवल के रिगार्डिंग हम अपलोड करते रहते हैं अपने इस चैनल रिवान बजट ट्रैवलर में। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।